3 जून 26। व्लादिमीर पुतिन दुनिया भर के व्यापार प्रतिनिधियों और उच्च अधिकारियों का रूस के सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक आयोजनों में से एक सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच में व्यक्तिगत रूप से स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के मानव रहित हवाई वाहनों का एक झुंड इस आयोजन को बिगाड़ने आ रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर में यूक्रेन के साथ 4 साल से भी ज्यादा लंबी घिसटती जंग के बाद यह कार्यक्रम कुछ ही घंटों में शुरू होने वाला है। इस साल का अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच पहले की तरह भव्य तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये रूसी कैलेंडर पर एक अहम तारीख है। क्रेमलिन के लिए यह वैश्विक दक्षिण के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने और अपनी कमजोर पड़ी लेकिन पूरी तरह टूटी नहीं आर्थिक ताकत को दुनिया के सामने दिखाने का मौका है। और उपस्थित लोगों का स्वागत खुद देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करेंगे। हालांकि व्लादिमीर पुतिन को शायद ही पता है कि 26 कार्यक्रम इतिहास में प्रतीक बनेगा, रूसी ताकत और शक्ति प्रदर्शन का नहीं, बल्कि घोर अपमान का। यूक्रेनी क्षेत्र के भीतर 1000 से ज्यादा किलोमीटर दूर पायलट और क्रू स्क्रीन पर नजर रखते हैं जब उनके स्ट्राइक ड्रोन लक्ष्यों के करीब पहुंचते हैं। रूस के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक और सैन्य ढांचे पर आग बरसाने के लिए तैयार पुतिन सोचते हैं कि वो सेंट पीटर्सबर्ग में सुरक्षित है। उन्हें लगता है कि मोर्चे से दूर होने के कारण यहाँ यूक्रेन युद्ध का असर नहीं होगा। अब उन्हें पता चलेगा कि वो कितने गलत हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के इस दौर में हालात काफी नाटकीय रूप से बदले हैं। जो रूस के लिए 2022 में एक आसान जीत की उम्मीद के साथ शुरू हुआ था, वह बहुत जल्दी एक थकाऊ और क्षरणकारी संघर्ष में बदल गया। कीव को तोड़ना क्रेमलिन की कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। जैसे जैसे साल बीतते गए, रूस की गति धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से खत्म होती गई। उसका विरोधी, जो तेजी से उभरती घरेलू रक्षा उद्योग और पश्चिमी सहयोगियों के भारी समर्थन से मजबूत और ताकतवर बना, और मई 2026 तक यूक्रेन था, रूस नहीं, जो बढ़त पर था। यह सिर्फ रूस पर इतने हताहत नहीं थोप रहा था कि वो संभाल भी न सके। ये केवल दुश्मन के अग्रिम मोर्चे के हमलों को धीमा ही नहीं कर रहा था, बल्कि मोर्चे पर खोई हुई जमीन के कुछ हिस्से फिर से हासिल भी कर रहा था। ये कब्जे वाले इलाकों और उससे भी आगे के लक्ष्यों पर एक बेहद विनाशकारी और सफल गहराई तक मार करने वाले हमलों की मुहिम भी चला रहा था। हर गुजरते हफ्ते के साथ यूक्रेन द्वारा दुश्मन की संपत्तियों को उड़ाने और आग लगाने की और भी ज्यादा खबरें सामने आ रही थी, जिनमें रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों, गोला बारूद डिपो, एयरबेस और वायु रक्षा प्रणाली शामिल थी। और हर हमले के साथ क्रेमलिन के अंदर डर और शक बढ़ता गया, यहाँ तक कि पुतिन खुद को भूमिगत बंकरों में छुपाने लगे अपनी जान के डर से। और उन्होंने मॉस्को के रेड स्क्वायर में होने वाली अपनी मशहूर विक्ट्री डे परेड को लगभग रद्द ही कर दिया था। यह कार्यक्रम सीमित रूप में हुआ। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मजाक में झूठा फरमान जारी किया कि वह अपने ड्रोन और मिसाइलों से पुतिन का दिन खराब नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं था कि यूक्रेन अपने हमले कम करेगा। उसकी सेनाएं लगातार रूसी बुनियादी ढांचे को तबाह कर युद्ध का कहर रूसी जनता तक पहुंचाती रहीं और हमलों की आवृत्ति व तीव्रता बढ़ाने का संकल्प लेते हुए जून की शुरुआत तक शांति समझौते पर सहमति नहीं बनने पर व्लादिमीर पुतिन अपने पुराने स्वरूप की छाया लग रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच पर दांव लगा रहे थे, जिसे रूस का दावोस कहा जाता है। आखिरकार अपनी प्रतिष्ठा और गरिमा बहाल करने के लिए अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, क्योंकि वे सऊदी अरब जैसे स्थानों से आने वाले विदेशी गणमान्य व्यक्तियों, अरबपतियों और कॉरपोरेट प्रतिनिधि मंडलों का स्वागत करने की तैयारी कर रहे थे। ये उनका मौका था चीजों को कुछ हद तक पटरी पर लाने का। ये उनके लिए अपना नैरेटिव फैलाने का मौका था, सिर्फ मॉस्को में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। यह दिखाने के लिए कि रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था पश्चिम के दावे अनुसार कमजोर नहीं थी, पाबंदियां बेअसर थी और युद्ध योजना के मुताबिक था। हालांकि यूक्रेन के लिए भी यह एक मौका था अपनी बढ़त को और मजबूत करने का अवसर और अपनी सैन्य ताकत को आमतौर पर मिलने वाली तुलना में कहीं बड़ी और विविध दर्शकों के सामने दिखाने का मौका। अगर वह सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला करता तो कीव पूरी दुनिया को रूस की कमजोरी दिखा सकता था और पुतिन के भाषण को
कमजोर कर सकता था, खासकर जब उनकी बड़ी आर्थिक पार्टी शुरू होने वाली थी। यूक्रेन के लिए ऐसा मौका छोड़ना नामुमकिन था। यूक्रेन की सुरक्षा, मानव रहित प्रणालियों की सेना, विशेष अभियान बल, रक्षा खुफिया और सीमा रक्षक सेवा ने मिलकर ऐसा हमला तैयार किया जिससे दुनिया में हलचल मच गई। एक ही दिन में रूस के न सिर्फ एक न दो बल्कि 3 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के केंद्रों पर सीधा हमला किया गया। 3 जून को सेंट पीटर्सबर्ग के शांत और सवेरे के आसमान में यूक्रेनी ड्रोन की धीमी गूंज ने शांति को तोड़ दिया। ऐसे मिशन में जहां गलती की कोई जगह नहीं थी, कीव ने सिर्फ अपने सबसे बेहतरीन संसाधन इस्तेमाल किए। देश की रक्षा सेनाओं ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की कि कौन से ड्रोन और रणनीतियां अपनाई, लेकिन सबूतों से लगता है कि फायर पॉइंट के FP-1 जैसे ड्रोन तैनात हुए होंगे। कीव स्थित एक कंपनी द्वारा विकसित किए गए ये ड्रोन 1000 मील तक की शानदार ऑपरेशनल रेंज के साथ साथ 130 से 260 पाउंड तक के वॉरहेड ले जाने की क्षमता रखते हैं। इनमें स्टारलिंग एंटेना भी लगे होते हैं जो इन्हें अपने लक्ष्यों पर बेहद सटीकता के साथ हमला करने में सक्षम बनाते हैं, यहाँ तक कि जब वे लक्ष्य ड्रोन ऑपरेटरों से बहुत दूर होते हैं। ऐसे हमलों में FP जैसे ड्रोन जरूरी है, क्योंकि यूक्रेन अपनी सीमा से करीब 680 मील दूर एक शहर को निशाना बना रहा था। कम और मध्यम दूरी के ड्रोन काफ़ी नहीं होते। ऐसा प्लान सिर्फ बेहतरीन लंबी दूरी के UAV ही कर सकते थे, लेकिन दूरी ही एकमात्र बाधा नहीं थी जिसे कीव के सैन्य योजनाकारों को पार करना था। इसके अलावा उनके ड्रोन रूसी क्षेत्र में सैकड़ों मील यात्रा करते हुए पकड़े जा सकते थे। अगर एक रडार देख लेता और एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता तो झुंड लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही गिर जाता। यूक्रेन ने क्रेमलिन की रक्षा प्रणाली से निपटने की कई तरकीबें सीख ली हैं। इसके कई ड्रोन इस तरह से बनाए गए हैं कि वे रडार स्क्रीन पर बहुत ही छोटी पहचान छोड़ते हैं। ये अक्सर जमीन के काफी करीब उड़ते हैं, पेड़ों की चोटियों को छूते हुए और इस तरह से रास्ता बनाते हैं। और फिर S-400 जैसी एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा देने के लिए यूक्रेन अब नकली जेट इंजन वाले ड्रोन पर भी काफी निर्भर हो गया है, जो अक्सर बिल्कुल भी विस्फोटक नहीं ले जाते या फिर उनमें बहुत ही कम मात्रा में विस्फोटक होते हैं, जिन्हें दुश्मन की रक्षा प्रणाली को पूरी तरह से व्यस्त या भ्रमित करने के लिए बनाया गया है, ताकि उनके पास इतने सारे लक्ष्य हों कि वे समझ ही ना पाएं कि शुरुआत कहां से करें। इन रणनीतियों के संयोजन से ऐसा संभव हो पाता है। यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग की ओर बढ़ते हुए कई एयर डिफेंस और रडार स्टेशनों को पहले ही साफ कर दिया था। असल में इस तरह एक गलियारा बना दिया गया था जिसके जरिए उसके UAV सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकते थे। कीव के ड्रोन उस शहर तक लंबी यात्रा पर निकल पड़े जिससे पहले लेनिनग्राद के नाम से जाना जाता था। वहां स्थानीय निवासी अचानक जाग गए और अपने बिस्तरों से खिड़कियों की ओर दौड़ पड़े, अपने फोन उठाए और उस दृश्य को रिकॉर्ड करने लगे। जैसे ही यूक्रेनी UAV शहर के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए और अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़े, स्वचालित वायु रक्षा बैटरियां सक्रिय हो गई और रूसी दल ने जो होना तय था उसे रोकने के लिए बेतहाशा कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अधिकतम गति से यात्रा कर स्ट्राइक ड्रोन ने JSC पीटर्सबर्ग ऑयल टर्मिनल की इमारतों और संरचनाओं पर सटीक हमला किया, जो बाल्टिक क्षेत्र की सबसे बड़ी तेल सुविधाओं में से एक है। 90 एकड़ में फैला यह टर्मिनल हल्के और भारी तेल के लिए 21 भंडारण टैंकों से सुसज्जित है और इसकी सालाना प्रसंस्करण क्षमता 12.5 मिलियन टन है। यह सेंट पीटर्सबर्ग के ग्रेट पोर्ट के केंद्र में है, जहां से तेल और पेट्रोलियम उत्पाद रेल, नदी, सड़क व समुद्र द्वारा पहुंचते हैं। यह क्रेमलिन की विशाल तेल अर्थव्यवस्था की सबसे अहम कड़ियों में से एक है और अब जलने वाला है। स्थानीय रूसी गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोसडेंको ने दावा किया कि रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने 50 दुश्मन UAV मार गिराए, लेकिन उस इलाके की वीडियो और तस्वीरें अलग कहानी दिखा रही थीं। ड्रोन लगातार लक्ष्य पर हमला करते गए। हर टक्कर से जोरदार धमाके हुए, जिससे बंदरगाह की नींव हिल गई और आवाज दूर तक गूंजी। भयानक आग लग गई और काले घुटन भरे धुएं के मोटे गुबार आसमान में फैल गए, जिससे सुबह की सूरज की रोशनी तक ढक गई। घबराए निवासी ऑनलाइन खबर फैलाने लगे। अधिकारी पास के पोल्कोवो हवाई अड्डे पर उड़ानें रद्द करने लगे। अगर पुतिन ने सोचा
कि उन्होंने सबसे बुरा देख लिया तो वे गलत थे। ये हमला तो अभी शुरू ही हुआ था। ड्रोन जब सेंट पीटर्सबर्ग ऑयल टर्मिनल पर हमला कर रहे थे तभी एक अलग झुंड बाकी झुंड से अलग हो चुका था। वह सीधे दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़ा जो पहले से करीब 1 दर्जन मील दूर था। क्रोनस्टार्ट नौसैनिक अड्डा जो फिनलैंड की खाड़ी में कोटलिन द्वीप पर स्थित है, शायद क्रेमलिन के बुनियादी ढांचे का और भी अधिक मूल्यवान हिस्सा है। कई वर्षों से क्रोनस्टार्ट क्रेमलिन तीसरी अलग पनडुब्बी डिवीजन और 105वीं जहाज ब्रिगेड का घर है। ये रूसी बाल्टिक बेड़े का मुख्य मरम्मत, रखरखाव और लॉजिस्टिक्स केंद्र है, जहां युद्धपोत, फ्रिगेट, गश्ती नौकाएं और पनडुब्बियां काम के लिए आती हैं। रूस ने उत्तरी यूरोप में अपनी ताकत क्रोनस्टार्ट जैसी सुविधाओं की वजह से लंबे समय तक दिखाई। इस पूरे समय के दौरान इस नौसैनिक अड्डे को लंबे समय से एक अभेद्य किला माना जाता रहा है, जिसे नौसैनिक तोपखाने, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बैटरियों और अन्य सुरक्षात्मक परतों के विशाल नेटवर्क द्वारा सुरक्षित रूप से संरक्षित किया गया है। और किसी भी समय आमतौर पर इस क्षेत्र में और इसके आसपास 20 से अधिक युद्धपोत तैनात रहते हैं। साथ ही दर्जनों सहायक समर्थन पोत भी होते हैं। यूक्रेन के नजरिए से ये सभी संभावित लक्ष्य हैं जिन पर वे अपने सबसे उन्नत संसाधनों का उपयोग करते हैं। समुद्री हमलों के लिए अनुकूलित स्ट्राइक ड्रोन जो रियल टाइम वीडियो गाइडेंस फीड से लेस होते हैं। यूक्रेन के विश्व स्तरीय UAV पायलट बाहरी सुरक्षा को पार करते हुए द्वीप के भीतरी हिस्से में घुस गए और क्षेत्र में मौजूद कई कीमती संसाधनों को निशाना बनाने लगे। तेल टर्मिनल की तरह ड्रोन के टकराते ही स्थानीय लोगों ने धमाकों, आग और धुएं की सूचना दी। उनके लक्ष्यों में से एक था बोइकी प्रोजेक्ट 2080 मल्टीपर्पस युद्धपोत जो बाल्टिक बेड़े का हिस्सा है। ये रूस की सबसे खतरनाक मिसाइलें दागने में सक्षम और सुसज्जित है। ये पोत कथित तौर पर 2013 में सेवा में आया था और इसे तटीय रक्षा अभियानों, एंटी शिप और पनडुब्बी हमलों और वायु रक्षा सहित कई मिशनों को अंजाम देने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसका विस्थापन 2220 टन है, लंबाई 342 फीट है, दल में करीब 100 लोग हैं और अधिकतम गति 27 नॉट्स है। इसमें 100 मिमी की तोप लगी है, एक 190 नेवल गन उरल एंटी शिप मिसाइलें, रायडट एयर डिफेंस सिस्टम, पेकेट NK एंटी सबमरीन सिस्टम और यहाँ तक कि एक KA-21 हेलीकॉप्टर भी शामिल है। अपने निजी हैंगर में ये केवल गश्ती जहाज नहीं बल्कि गंभीर युद्धपोत है। ये यूक्रेनी झुंड का मुकाबला करने में असमर्थ था और एक पल में ही सब कुछ हो गया। किसी को समझ नहीं आया। यूक्रेन के ड्रोन ने कई दिशाओं से बोइकी पर हमला किया। उपग्रह चित्रों और पास के डॉक से वीडियो में जहाज में आग और सुपर स्ट्रक्चर को भारी नुकसान दिखा। क्षेत्र में अन्य जगहों पर भी अतिरिक्त आग और विस्फोटों की सूचना मिली और ये संभव है कि अन्य जहाज़ों को भी निशाना बनाया गया हो, नुकसान पहुंचा हो या यहाँ तक कि नष्ट भी कर दिया गया हो। किसी भी स्थिति में बाल्टिक बेड़े को एक गंभीर झटका लगा था और हमले अभी खत्म नहीं हुए थे। बाल्टिक तट जलने के साथ ही यूक्रेनी हमले का एक और हिस्सा रूसी क्षेत्र पर हमला कर रहा था। फ्रंट लाइन से लगभग 370 मील दूर तांबोक क्षेत्र में मिचुरिंस्क नामक शहर स्थित है। ये शहर मानचित्र पर भले ही खास न लगे, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सैन्य ढांचा है, प्रोग्रेस डिफेंस प्लांट। ये एक विशाल और कड़ी सुरक्षा वाला औद्योगिक परिसर है जो क्रेमलिन की युद्ध मशीन को चलाने वाले सबसे ज़रूरी पुर्जों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। यूक्रेन की रक्षा और खुफिया एजेंसी GUR के युद्ध व प्रतिबंध डेटाबेस के अनुसार यही रूस नेविगेशन, सहायक उपकरण और भूमापन यंत्र बनाता है, जिससे उसकी मिसाइलें लक्ष्यों पर सटीक हमला कर पाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह MP-95 सेंसर सप्लाई करता है, जो KH-1 एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइलों के लिए बेहद ज़रूरी है। साथ ही GMS-01 के लिए भी D जाइरो मोटर्स का इस्तेमाल KH-50 9M2 और KH-50 9M2A गाइडेड मिसाइलों में किया जाता है। रूसी एयर डिफेंस प्रोग्रेस प्लांट पर निर्भर है। ये इलेक्ट्रिक मोटर्स और जाइरोस्कोप बनाता है जो पैंटसिर S1 डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं।
इसलिए ये रूसी सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी फैक्ट्रियों के कारण ही देश बड़ी मात्रा में मिसाइलें बना सकता है और उनसे शहरों, कस्बों, सैन्य ठिकानों व नागरिक ढांचे पर बमबारी कर सकता है। कीव के दूर दूर तक, फ्रंट लाइन से लेकर खुद कीव और उससे भी आगे तक, यही वे इंजन हैं जो रूस की ताकत को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। लेकिन जरूरी हिस्सों में से एक को 3 जून सुबह पूरी तरह खत्म कर दिया गया, जैसे उन्होंने किया। सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र में ड्रोन तांबों में घुसकर प्रोग्रेस प्लांट से टकराए, रूसी वायु रक्षा को आसानी से चकमा दिया। स्थानीय लोगों ने ऐसे धमाकों की कहानियां साझा की जो औद्योगिक कार्यशालाओं की छतें उड़ा सकते थे, और तेजी से फैलती आग की जिसमें पूरे संयंत्र के बड़े हिस्से को नष्ट करने की क्षमता थी। ओपन सोर्स इमेजरी और चश्मदीदों की फुटेज में दिखा कि जलते परिसर से और घने धुएं के गुबार उठ रहे थे। रूसी अधिकारियों ने हमेशा की तरह घटना को कम बताने और मामूली नुकसान का दावा किया, लेकिन तस्वीरें अलग कहानी दिखा रही थी। ये बड़े पैमाने पर तबाही की कहानी थी, जो तेल टर्मिनल और नौसैनिक अड्डे पर हुए प्रभावों की तरह थी, साथ ही उन दर्जनों अन्य ठिकानों की तरह भी जिन्हें यूक्रेन के ड्रोन ने पिछले हफ्तों और महीनों में निशाना बनाया था। 3 जून की सुबह जब सूरज निकला तो रूस के क्षेत्र में तबाही के दृश्य सामने आए। व्लादिमीर पुतिन जानते थे कि यह बड़ा दिन होगा, लेकिन वजह का अंदाजा नहीं था। उन्हें उम्मीद थी कि उनका अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच गर्व और जश्न का कारण बनेगा। इसके बजाय कार्यक्रम तो आगे बढ़ा, लेकिन इसके प्रतिष्ठित उपस्थित लोगों के बीच डर और संदेह की एक स्पष्ट और महसूस की जा सकने वाली लहर थी। क्रेमलिन अधिकारियों के लिए यह छुपाना मुमकिन नहीं था कि क्या हुआ था। धुआं अभी भी आसमान में था, धमाकों और आग की आवाजें लपटे दूर से दिख रही थी। रूस की ताकत और स्थिरता की छवि एक रात में टूट गई। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। पुतिन देख रहे थे और सोच रहे थे कि इसे अपने पक्ष में कैसे करे। उनके कीव समकक्ष वोलोदिमीर जेलेंस्की इस बीच सोशल मीडिया पर अपने देश और पूरी दुनिया को संबोधित कर रहे थे। देश के लंबी दूरी के अभियानों की व्यापक सफलता की पुष्टि कर रहे थे और उनके प्रभावों के बारे में और जानकारी साझा कर रहे थे। उन्होंने दुश्मन पर लंबी दूरी के प्रतिबंधों का जश्न मनाया और अपने बहादुर योद्धाओं को शांति लाने की कोशिश में उनकी कुशलता के लिए धन्यवाद दिया। दुनिया भर की सुर्खियों में पुतिन की आर्थिक घटना नहीं, बल्कि दुश्मन क्षेत्र पर यूक्रेनी हमले का दबदबा था। अपनी तरह का सबसे बड़ा हमला, जिसमें यूक्रेन से सैकड़ों मील दूर 3 ठिकानों को निशाना बनाकर गंभीर नुकसान पहुंचाया गया। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा कि गठबंधन को रूस के किसी भी स्थान पर यूक्रेन के सैन्य हमलों से आपत्ति नहीं है और यूक्रेन की सेनाओं ने तब तक लड़ाई जारी रखने की कसम खाई है जब तक युद्ध जीत नहीं लिया जाता। 3 जून के व्यापक रणनीतिक प्रभाव भी सभी के लिए स्पष्ट थे, जब सेंट पीटर्सबर्ग और तांबोव पर एक साथ हमला किया गया। यूक्रेन ने साबित कर दिया था कि उसके पास तकनीक, खुफिया नेटवर्क और सामरिक संकल्प है और वह जहां चाहे वहां सटीक प्रहार कर सकता है, न सिर्फ कब्जे वाले क्षेत्रों में बल्कि रूस के अंदर भी। अब क्रेमलिन के लिए दूरी सुरक्षित नहीं रही और सुरक्षित माने जाने वाला बुनियादी ढांचा भी असुरक्षित निकला। यूक्रेन ने पुतिन को संदेश दिया, अब उनके पास न छुपने की जगह बची, न पीछे हटने की, न ही शांति से रहने की उम्मीद। ये पहली बार नहीं था जब यूक्रेन ने रूस के अंदर इतना साहसी हमला किया। यह देखने के लिए कि यूक्रेन ने करोड़ों डॉलर के परमाणु विमान को सिर्फ हजारों डॉलर के मानव रहित ड्रोन से कैसे गिराया, अपनी स्क्रीन पर अभी वीडियो पर क्लिक करें और हम आपको अगले युद्ध क्षेत्र में मिलेंगे।